प्रश्न, चंद को छंद का राजा क्यों कहा जाता है? उत्तर, परिचय। चंद बरदाई हिंदी साहित्य के आदिकाल वीर गाथा काल के महान कवि थे। वे पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और घनिष्ठ मित्र थे। उनकी प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो वीर रस की प्रमुख कृति मानी जाती है। चंद बरदाई को छंद का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाएं छंदों की विविधता, सजीव वर्णन, लयबद्धता और शास्त्रीय परंपरा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पॉइंट 2, छंदों का उत्कृष्ट प्रयोग। चंद बरदाई की रचनाओं में छंदों का अत्यधिक समृद्ध और कलात्मक प्रयोग मिलता है। उनके द्वारा प्रयुक्त छंदों की विशेषताएं इस प्रकार है। दोहा। दोहा वीर गाथा काल का प्रमुख छंद था, जिसे चंद ने अपनी रचनाओं में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया। दोहे में छोटे वाक्य और गहरी बात करने की क्षमता होती है। उदाहरण, 4 बांस 24 गज, अंगुल उष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। यह दोहा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी पर निशाना साधने की युक्ति बताने के लिए कहा गया था। इसकी लयबद्धता और संक्षिप्तता इसे प्रभावी बनाती है। छप्पर छंद। छप्पर छंद का प्रयोग चंद बरदाई ने वीरता और शौर्य के वर्णन में किया। इस छंद में 6 पंक्तियां होती है और यह वीर रस को प्रकट करने में अत्यंत प्रभावी होता है। उदाहरण, हरिहर कुमुक सहारी, चौहान नृप उदार, गह गहे नाद निशान, ध्वजा पताक अपार। इस छंद में वीरता, राजसी ठाठ और युद्ध के माहौल का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। कवित छंद। चंद बरदाई ने कवित छंद का भी प्रयोग किया, जिसमें अनुप्रास और अलंकारों की भरमार होती है। इससे उनकी कविता प्रभावशाली और गेय बन जाती थी। पॉइंट 3 है, छंदों की विविधता और प्रयोग शैली। चंद बरदाई केवल दोहा या छप्पर तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई अन्य छंदों का भी प्रयोग किया, जैसे रोला, सोठा, कवित आदि। इन छंदों में उन्होंने युद्ध, वीरता, श्रृंगार, नीति और नीति संबंधी कथनों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया। छंदों की विशेषताएं। पॉइंट 1 है, लयबद्धता। उनकी रचनाएं अत्यधिक लयात्मक और गेय होती थी, जिससे वे सुनने में प्रभावी लगती थी। पॉइंट 2 है, युद्ध वर्णन। छंदों का प्रयोग कर उन्होंने युद्ध के दृश्यों को सजीव बना दिया। पॉइंट 3 है, संवाद शैली। उनकी कविता में संवाद शैली का भी प्रयोग किया गया, जिससे घटनाएं नाटकीय और रोचक लगती थी। मेन पॉइंट 3 है, छंद और अलंकारों का अद्भुत संगम। चंद बरदाई की कविता में अनुप्रास, उपमा, रूपक, श्लेष आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस अलंकारों के माध्यम से उनके छंद अधिक प्रभावशाली बन जाते थे। पॉइंट 4 है, जनमानस पर प्रभाव। चंद बरदाई के छंद इतने प्रभावशाली थे कि वे लोक संगीत और लोक गाथाओं का हिस्सा बन गए। उनके छंदों को कंठस्थ कर गायक और कथावाचक लोक में सुनाते थे, जिससे वे अमर हो गए। निष्कर्ष, चंद बरदाई को छंद का राजा कहना उचित है, क्योंकि उन्होंने छंदों को न केवल उत्कृष्ट प्रयोग किया,
बल्कि उनमें विविधता, लयात्मकता, वीरता और भावनात्मकता का समावेश भी किया। उनके छंद गेयता, प्रभावशीलता और शास्त्रीयता के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उनके छंदों ने वीर रस को सजीव बनाया और हिंदी साहित्य में छंदों की परंपरा को समृद्ध किया। इसलिए उन्हें छंद का राजा कहा जाता है। इसके प्रश्न 2, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसे चंद बरदाई द्वारा रचित माना जाता है। यह ग्रंथ चौहान वंश के महान राजा पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के वीरता, युद्धों और प्रेम संबंधों का विस्तृत विवरण करता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के पक्ष में तर्क। पॉइंट 1 है, राजस्थानी एवं लोक परंपरा का समर्थन। पृथ्वीराज रासो राजस्थान और उत्तर भारत के लोकगीतों और परंपराओं में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यह ग्रंथ वीर रस की प्रधानता वाला है और इसकी कथाएं राजस्थान की लोक गाथाओं से मेल खाती है। पॉइंट 2 है, चौहान वंश और तत्कालीन समाज का चित्रण। यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के शासन, सैन्य पराक्रम, दिल्ली की सतह पर नियंत्रण और मोहम्मद गौरी के साथ हुए युद्धों का उल्लेख किया गया है। पॉइंट 3 है, कई संस्करणों का प्रचलन। पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण उपलब्ध हैं जिसमें लघु, मध्यम और विस्तृत रूपों का उल्लेख किया जाता है। विभिन्न संस्करणों के माध्यम से इसकी लोकप्रियता और ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है। अब आते हैं पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता के पक्ष में तर्क। पॉइंट 1 है, ऐतिहासिक साक्ष्यों का अभाव। इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज रासो में कई घटनाएं अतिरंजित हैं और इसके समर्थन में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को हराने और बाद में उसे मारने की घटना ऐतिहासिक रूप से संदिग्ध मानी जाती है। पॉइंट 2 है, भाषाई और साहित्यिक असंगतियाँ। यह रचना ब्रजभाषा और राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, जबकि 12वीं शताब्दी में ऐसी भाषा का प्रचलन नहीं था। इस कारण कई विद्वानों का मानना है कि इसका संकलन बाद के समय में किया गया होगा। इस प्रकार इसमें कई प्रकार के भाषाई और साहित्यिक असंगतियाँ पाई जाती है। पॉइंट 3 है, विद्वानों की आलोचना। प्रसिद्ध इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन, रसेल और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे एक कल्पनात्मक गाथा माना है जो भक्ति काल में वीर रस के प्रचार प्रसार के लिए लिखी गई थी। इस प्रकार इसे कई विद्वानों की आलोचना का शिकार भी बनना पड़ा। पॉइंट 4 है, भिन्न भिन्न संस्करणों का विरोधाभास। पृथ्वीराज रासो के विभिन्न संस्करणों में घटनाओं का विवरण भिन्न भिन्न मिलता है, जिससे इसकी प्रामाणिकता पर संदेह होता है। लघु और मध्यम संस्करणों में कई मतभेद हैं और विस्तृत संस्करण में तो कई अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाएं जोड़ी गई है। इस प्रकार भिन्न भिन्न संस्करणों का विरोधाभास इसकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करता है।
इस प्रकार कई कारक मिलकर यह विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। निष्कर्ष। पृथ्वीराज रासो निसंदेह भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो वीरता, शौर्य और राष्ट्रीय भक्ति की भावना से परिपूर्ण है। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी प्रामाणिकता संदेशास्पद है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह रचना ऐतिहासिक तथ्यों से अधिक कल्पनाओं पर आधारित है और इसे एक महाकाव्यात्मक गाथा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में। इसका ऐतिहासिक महत्व भले ही विवादित हो, किंतु साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 3 है, विद्यापति पदावली में भक्ति और श्रृंगार का द्वंद्व किस रूप में प्रकट हुआ? उत्तर है, विद्यापति पदावली में भक्ति और श्रृंगार का द्वंद्व। विद्यापति 1352 से 1448 मैथिली और संस्कृत के महान कवि थे, जिनकी रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत संगम मिलता है। उनकी पदावली में विशेष रूप से भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को आधार बनाकर श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, लेकिन इसी प्रेम में भक्ति की गहरी भावना भी समाहित है। यह द्वंद्व संघर्ष तब प्रकट होता है जब प्रेम सांसारिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप भी लेता है। पॉइंट 1 है, श्रृंगार रस और प्रेम का स्वरूप। विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस प्रमुखता से देखने को मिलता है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को संयोग और वियोग दोनों रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अंदर का पॉइंट है संयोग श्रृंगार। जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है तब उनकी काव्य भाषा प्रेम, उत्सव और आनंद से भरी होती है। कवि ने इन क्षणों का वर्णन अत्यंत कोमल शब्दों और सुंदर उपमाओं से किया है। पॉइंट 2 है वियोग श्रृंगार। राधा के विरह में उनकी तड़प और पीड़ा को भी विद्यापति ने अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। कृष्ण के वियोग में राधा की व्याकुलता भक्ति की गहरी भावना को प्रकट करती है। अगला पॉइंट है भक्ति का रूप। विद्यापति की भक्ति भावना माधुर्य भक्ति पर आधारित है, जिसमें भक्त और भगवान का संबंध प्रेमी प्रेमिका की तरह दर्शाया गया है। यह द्वंद्व तब उत्पन्न होता है जब सांसारिक प्रेम के प्रतीक रूप में प्रस्तुत श्रृंगार आध्यात्मिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। इसके अंदर का पहला पॉइंट है, विद्यापति के पदों में राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम की तरह दिखता है, लेकिन वह मूल रूप से भक्ति का ही एक रूप है। पॉइंट 2 है, प्रेम का यह भाव इतना प्रबल हो जाता है कि भक्त स्वयं को ईश्वर के प्रेम में खो देता है और उसे भक्ति का चरम रूप मान लेता है। अगला पॉइंट है द्वंद्व का समाधान। विद्यापति की रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार में कोई टकराव नहीं है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। श्रृंगार रस से माध्यम से भक्ति की गहराई को अभिव्यक्त किया गया है, जिससे प्रेम और भक्ति एकाकार हो जाते हैं। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त हो चुका है। प्रश्न 4 है, मध्य युग के प्रगतिशील रचनाकार के रूप में कबीर का मूल्यांकन कीजिए। परिचय। उत्तर, कबीर 1398 से 1518 हिंदी साहित्य और भारतीय भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत और कवि थे। वे मध्ययुगीन समाज में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों और सांप्रदायिक भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। कबीर ने अपने दोहों और सखियों के माध्यम से समाज में व्याप्त पाखंडों पर प्रहार किया
और प्रेम, सहिष्णुता तथा ईश्वर की भक्ति को ही सच्चा धर्म बताया। उनकी प्रगतिशील विचारधारा ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का संचार किया, जिससे वे मध्य युग के सबसे प्रभावशाली संत कवि माने जाते हैं। पॉइंट 1 है कबीर की प्रगतिशीलता। कबीर को प्रगतिशील रचनाकार करने के पीछे कई कारण हैं। उनके विचार न केवल उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी थे, बल्कि आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। पॉइंट 1 है धार्मिक कट्टरता का विरोध। कबीर ऐसे समय में पैदा हुए जब समाज में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच गहरी धार्मिक कट्टरता थी। उन्होंने इन दोनों धर्मों की बाह्य आडंबरवादी परंपराओं की आलोचना की और कहा कि सच्चा धर्म आचरण में होता है, ना कि रीति रिवाजों में। उनके दोहे इस बात को स्पष्ट करते हैं। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। इस दोहे में वे दिखाते हैं कि बाहरी पूजा पाठ और माला जपने से कोई धार्मिक नहीं बनता, बल्कि मन की सच्ची भक्ति ही महत्वपूर्ण है। पॉइंट 2 है जाति व्यवस्था का विरोध। कबीर सामाजिक समानता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने जाति व्यवस्था और ऊंच नीच के भेदभाव को खुलकर चुनौती दी। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं और जाति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या नीचा समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। पॉइंट 3 है मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबर का खंडन। कबीर ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और कर्मकांड को दिखावे की चीज बताया और इसे ईश्वर भक्ति की सच्ची भावना के विपरीत माना। उनका मानना था कि ईश्वर को मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि इंसान के हृदय में ढूंढना चाहिए। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। पॉइंट 4 है सामाजिक समानता और मानवतावाद। कबीर ने स्त्री पुरुष समानता, सच्चे प्रेम और मानवता को अपना मुख्य संदेश बताया। उन्होंने सामाजिक अन्याय और दमनकारी व्यवस्था का विरोध किया और सभी मनुष्यों को समान अधिकार देने की बात कही। उनके दोहे प्रेम और सौहार्द की भावना से ओतप्रोत हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पॉइंट 5 है सहज योग और व्यवहारिक भक्ति का समर्थन। कबीर ने सहज योग का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें व्यक्ति को बिना किसी धार्मिक कर्मकांड के अपने आंतरिक भावों और शक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने पर बल दिया गया। उनका भक्ति मार्ग निराकार ब्रह्म पर केंद्रित था, जो किसी विशेष धर्म, जाति या वर्ग की सीमाओं में बंधा नहीं था। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि कबीर न केवल अपने समय के महान कवि थे, बल्कि वे एक सामाजिक सुधारक और क्रांतिकारी चिंतक भी थे। उनकी वाणी में समाज की कुरीतियों के प्रति आक्रोश और मनुष्य के प्रति प्रेम का अद्भुत समन्वय मिलता है। उन्होंने धर्म, जाति, पाखंड और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई और भक्ति को एक नया आयाम दिया। कबीर को मध्ययुगीन भारत का सबसे प्रगतिशील रचनाकार कहा जा सकता है। इसके साथ ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त।
प्रश्न 5 है, लोक तत्व से आप क्या समझते हैं? पद्मावत में वर्णित लोक तत्वों का परिचय दीजिए। उत्तर है लोक तत्व का अर्थ। लोक तत्व से तात्पर्य उन विशेष तत्वों से है जो किसी समाज की जन सामान्य संस्कृति, परंपराओं, विश्वासों, लोक गाथाओं, रीति रिवाजों, लोक भाषा, रहन सहन और मानसिकता को अभिव्यक्त करते हैं। साहित्य में जब लोक जीवन से संबंधित विषयों, भावनाओं, प्रतीकों, कथाओं और भाषा का समावेश होता है तो उसे लोक तत्व कहा जाता है। पद्मावत में लोक तत्वों का परिचय। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में रचित एक महत्वपूर्ण सूफी काव्य है। यह प्रेम, भक्ति और रहस्यवाद से परिपूर्ण महाकाव्य है जिसमें कई प्रकार के लोक तत्व देखने को मिलते हैं। पॉइंट 1 है लोक कथात्मक प्रवृत्ति। पद्मावत की कथा मूल रूप से एक लोक गाथा पर आधारित है। यह राजस्थानी लोक कथा पद्मिनी की कथा से प्रभावित है जो रानी पद्मावती और राजा रत्नसेन की एक प्रेम गाथा के रूप में प्रसिद्ध थी। जायसी ने इसे अपने तरीके से प्रस्तुत कर इसे सूफी प्रेमाख्यान बना दिया, लेकिन इसकी मूल लोक भावना को बनाए रखा। पॉइंट 2 है लोक जीवन का चित्रण। रचना में ग्रामीण जीवन, उसके रीति रिवाज, प्राकृतिक सौंदर्य और समाज की गतिविधियों का सजीव वर्णन किया गया है। किसानों, व्यापारियों, नाविकों, बंजारों और साधुओं का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि जायसी ने समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी कृति में स्थान दिया है। पॉइंट 3 है लोक भाषा और शैली। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है जो उस समय की लोक भाषा थी। इस रचना में ग्रामीण कहावतें, लोक प्रचलित मुहावरे और सहज बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है जिससे यह सामान्य जनमानस से जुड़ती है। पॉइंट 4 है प्राकृतिक चित्रण और लोक संस्कृति। पद्मावत में प्रकृति का सुंदर चित्रण है जो भारतीय लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है। नदियों, पर्वतों, वनों और पशु पक्षियों का विस्तार से वर्णन किया गया है जो ग्रामीण और प्राकृतिक जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष। पद्मावत में जायसी ने जिस सहजता और भावनात्मकता के साथ लोक जीवन और लोक संस्कृति को स्थान दिया है वह इसे लोक तत्वों से परिपूर्ण बनाता है। उसकी भाषा, शैली, विषय वस्तु और प्रतीकों में लोक जीवन की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 6 है मीरा की भक्ति में उनके जीवनानुभवों की सच्चाई और मार्मिकता है। कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर। परिचय। मीराबाई भारतीय भक्ति आंदोलन की प्रमुख कवयित्री थी जिनकी रचनाएं उनके जीवन के वास्तविक अनुभवों से उपजी थी। उनकी भक्ति केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं थी बल्कि उनके संघर्ष, त्याग और कृष्ण के प्रति उनकी अन्य श्रद्धा का प्रमाण थी। उनकी रचनाओं में उनके जीवन की सच्चाई और गहरी मार्मिकता झलकती है जिससे उनकी भक्ति और भी प्रभावशाली बन जाती है। पॉइंट 1 है जीवनानुभवों की सच्चाई। मीरा का जन्म राजस्थान के मेरता राजघराने में हुआ था। बचपन से ही वे श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। विवाह के बाद जब उन्होंने अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखा
तो उन्हें ससुराल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पदों में पीड़ा और संघर्ष की सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उदाहरण के लिए वे कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यह पंक्ति उनके दृढ़ विश्वास और जीवन के कटु अनुभवों को व्यक्त करती है। उन्होंने सांसारिक बंधनों को तोड़कर अपनी भक्ति को प्राथमिकता दी, जो उनकी सच्ची निष्ठा को दर्शाता है। पॉइंट 2 है मार्मिकता और संघर्ष। मीरा की भक्ति साधारण नहीं थी, उसमें त्याग, यातना और प्रेम की गहरी अनुभूति थी। कहा जाता है कि उसके ससुराल वालों ने उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं किया और विष तक देने का प्रयास किया, लेकिन वे विचलित नहीं हुई। पॉइंट 3 है समाज के बंधनों से मुक्त भक्ति। मीरा ने समाज की परवाह किए बिना कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। उन्होंने अपने कष्टों को सहते हुए भी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी भक्ति व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित थी, इसलिए उनकी रचनाएं हृदय को गहराई तक स्पर्श करती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह पंक्ति यह दर्शाती है कि मीरा ने सांसारिक सुखों से परे जाकर ईश्वरीय प्रेम को ही अपना सबसे बड़ा धन माना। निष्कर्ष, मीरा की भक्ति में उनके जीवन की सच्चाई और गहरी मार्मिकता समाहित है। उनके पद केवल भक्ति के भावनात्मक गीत नहीं हैं, बल्कि उनके व्यक्तिगत संघर्षों, पीड़ा और कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम का जीवंत प्रमाण है। इसलिए उनकी भक्ति आज भी लोगों के हृदय को छूती है और भक्ति साहित्य में अमर बनी हुई है। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 7 है, तुलसी की कविता में चित्रित जीवन फलक का विवेचन कीजिए। उत्तर है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि और भक्त थे, जिनकी रचनाओं में व्यापक जीवन दर्शन और सामाजिक चेतना का प्रतिबिंब मिलता है। उनकी कविता में धर्म, भक्ति, नीति, समाज और लोक व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया गया है। वे केवल एक भक्त कवि नहीं थे, बल्कि उनके काव्य में संपूर्ण मानव जीवन के विविध पक्षों को स्थान मिला है। पॉइंट 1 है धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन। तुलसीदास की कविता में धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का प्रमुख स्थान है। वे राम भक्ति शाखा के कवि थे और उनकी रचनाएं भक्ति की गहराई को दर्शाती है। उन्होंने भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया और उनके चरित्र को जन जन तक पहुंचाया। पॉइंट 1 का ख है भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण। तुलसीदास का भक्ति सिद्धांत शगुन भक्ति पर आधारित है, जिसमें वे भगवान को साकार रूप में पूजनीय मानते हैं। वे मानते थे कि जीवन में भक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसमें वे भक्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास को आवश्यक बताते हैं। ख राम राज्य की कल्पना। उन्होंने अपने ग्रंथों में राम राज्य की कल्पना की है, जो एक आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक है, जहां सभी लोग धर्म और नीति का पालन करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का हुई की व्यापा। इसमें उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की है जहां शांति, समृद्धि और न्याय हो। पॉइंट 2 है सामाजिक जीवन। तुलसीदास की कविता में समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण मिलता है। वे समाज की कुरीतियों और दोषों की आलोचना करते हुए
नैतिकता और सदाचार पर बल देते हैं। इसका ख है जाति और वर्ग व्यवस्था। तुलसी के युग में व्याप्त समाज में जाति और वर्ग भेद गहराई तक व्याप्त था। उन्होंने जाति पाति के बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया और भक्ति को सभी के लिए समान बताया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस कथन से स्पष्ट होता है कि वे भक्ति मार्ग में जाति और ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे। पॉइंट 2 का ख है नारी जीवन। तुलसीदास की कविता में नारी जीवन का भी चित्रण मिलता है। वे आदर्श स्त्री के रूप में माता सीता को प्रस्तुत करते हैं, जो पतिव्रता, सहनशील और त्यागमयी है। हालांकि उनके कुछ कथनों को नारी विरोधी भी माना जाता है। पॉइंट 3 है नीति और नैतिक जीवन। तुलसीदास ने नीति और नैतिक जीवन को विशेष महत्व दिया है। उनकी कविताएं जीवन में धर्म, कर्तव्य और नीति को अपनाने की प्रेरणा देती है। वे जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य के पालन पर विशेष जोर देते हैं। वे मानते थे कि मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर सफलता प्राप्त होती है। पॉइंट 4 है लोक जीवन और सांस्कृतिक चित्रण। तुलसीदास की कविता में तत्कालीन समाज, लोकाचार, परंपराएं और संस्कृति का सुंदर चित्रण मिलता है। उन्होंने गांव, नगर, उत्सव, त्योहार, वेशभूषा और रीति रिवाजों को अपनी कविता में जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष: तुलसीदास की कविता केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संपूर्ण जीवन का व्यापक चित्रण मिलता है। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त हो गया है। प्रश्न 8, बिहारी की कविता में चित्रित संयोग और वियोग श्रृंगार का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उत्तर है बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकालीन प्रमुख कवि थे, जिनकी रचनाओं में श्रृंगार रस का अद्भुत चित्रण मिलता है। उनके द्वारा रचित बिहारी सतसई में संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार रस का गहन वर्णन किया गया है। वे अलंकारिक भाषा शैली और संक्षिप्त अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। पॉइंट 1 है संयोग श्रृंगार का चित्रण। संयोग श्रृंगार वह अवस्था है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है। बिहारी की कविता में संयोग श्रृंगार अत्यंत रमणीय और कोमल भावनाओं से परिपूर्ण है। वे प्रेम के विविध रूपों को अत्यंत मनोहर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ख है प्रेम की कोमलता और माधुर्य। बिहारी के दोहों में संयोग के क्षणों की मधुरता, प्रेमियों की चेष्टाएं, स्नेहशील वार्तालाप और मिलन की सुखद अनुभूति का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। ख है प्रेम का चंचल रूप। संयोग श्रृंगार में बिहारी ने नायिका की चपलता और प्रेम के खेलों को भी दर्शाया है। वे नायक नायिका के प्रेमालाप और हाव भाव को अत्यंत नाजुकता से व्यक्त करते हैं। पॉइंट 2 है वियोग श्रृंगार का चित्रण। जहाँ संयोग श्रृंगार में प्रेम की मधुरता और उल्लास है, वहीं वियोग श्रृंगार में पीड़ा, तड़प और विरह की व्यथा व्यक्त की गई है। बिहारी ने वियोग के 2 रूपों आभास वियोग, प्रेमी के मिलन की आशंका से उत्पन्न व्यथा, और वास्तविक वियोग, प्रेमी के दूर रहने से उत्पन्न पीड़ा
का सुंदर चित्रण किया है। क है वियोग की तीव्र वेदना। विहारी के वियोग श्रृंगार में नायिका की पीड़ा, उसकी आँखों से बहते आंसू और प्रिय के बिना एकाकी जीवन की अनुभूति स्पष्ट रूप से झलकती है। ख है विरहजनित आतुरता। बिहारी की कविता में नायिका की विरहजनित व्याकुलता को अत्यंत मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे पाठक की संवेदना जागृत होती है। पॉइंट 3 है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। बिहारी की कविता में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। संयोग और वियोग दोनों स्थितियों का चित्रण उनकी शैली को अद्वितीय बनाता है। हालांकि उनकी कविता में नायिका प्रधानता अधिक देखने को मिलती है और नायक की भावनाओं को अपेक्षाकृत कम स्थान मिला है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 9, धनानंद की कविता में वर्णित प्रेम रीतिकाल के अन्य कवियों से किन मायनों में अलग है? उत्तर, रीतिकालीन कवि धनानंद अपनी प्रेम काव्य शैली और गहन भावनात्मक अभिव्यक्ति के कारण अन्य रीतिकालीन कवियों से भिन्न माने जाते हैं। जहाँ अधिकांश रीतिकालीन कवि प्रेम को केवल श्रृंगारिक, अलंकारपूर्ण और नायिका भेद तक सीमित रखते थे, वहीं धनानंद की प्रेम भावना अधिक गहरी, व्यक्तिगत और भावनात्मक स्तर पर मार्मिक थी। पॉइंट 1, धनानंद का प्रेम और अन्य रीतिकालीन कवि। ख है श्रृंगार की परंपरा से भिन्नता। रीतिकालीन कवियों जैसे बिहारी, केशवदास और मातीराम ने प्रेम को अधिकतर नायक नायिका के सौंदर्य, उनकी चेष्टाओं और रीति क्रिया तक सीमित रखा। धनानंद का प्रेम केवल श्रृंगारिक या बाह्य सौंदर्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें गहरी भावनाएं, दर्द और आत्मिक लगाव अधिक देखने को मिलता है। पॉइंट ख है प्रेम में गहन आत्मीयता। धनानंद के प्रेम में आत्मीयता और हृदय की सच्ची पुकार दिखाई देती है। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचता है, जिसमें प्रिय की अनुपस्थिति पीड़ा का कारण बनती है। पॉइंट 2 है प्रेम में अनुभूति की गहनता। धनानंद की प्रेम कविताओं में बाहरी दिखावे की बजाय आंतरिक संवेदनाएं अधिक प्रबल है। उनका प्रेम एकनिष्ठ है, जो सांसारिक स्वार्थों से परे आत्मिक मिलन की आकांक्षा रखता है। उन्होंने प्रेम को भोगवादी दृष्टिकोण से हटाकर एक गहरी अनुभूति के रूप में प्रस्तुत किया। पॉइंट 3 है भाषा और अभिव्यक्ति की विशेषता। रीतिकाल के अन्य कवियों की तुलना में धनानंद की भाषा अधिक सहज, प्रभावमयी और संवेदनशील है। उनकी कविताओं में अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग तो मिलता है, लेकिन उनका उद्देश्य मात्र सौंदर्य वर्णन नहीं, बल्कि प्रेम की सजीव अनुभूति करना है। निष्कर्ष, धनानंद की कविता में वर्णित प्रेम अन्य रीतिकालीन कवियों से अधिक आत्मीय, सजीव और मार्मिक है। जहाँ अन्य कवि प्रेम को शारीरिक आकर्षण और श्रृंगार तक सीमित रखते थे, वहीं धनानंद का प्रेम सच्ची भावनाओं और संवेदनाओं से परिपूर्ण है। इस प्रकार
वे अपने प्रेम की गहनता और भावनात्मक अभिव्यक्ति के कारण रीतिकाल के अन्य कवियों से अलग स्थान रखते हैं। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क, पद्माकर का काव्य शिल्प। उत्तर है पद्माकर हिंदी रीतिकाल के प्रमुख कवि थे जिनका काव्य शिल्प उद्भव, अलंकारिकता, रसात्मकता और चमत्कारपूर्ण वर्णन से समृद्ध है। वे विशेष रूप से श्रृंगार, वीर और भक्ति रस से उत्कृष्ट चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके काव्य में मुख्य रूप से ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें सहज प्रभाव, लयात्मकता और माधुर्य विद्यमान है। उनकी कविता अलंकार प्रधान है, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक और श्लेष जैसे अलंकारों का सुंदर समावेश मिलता है। उनकी शैली ओजस्वी और प्रभावशाली है, विशेषकर वीर रस वर्णन में। उनके युद्ध प्रसंगों में वीरता और उत्साह का अद्भुत चित्रण मिलता है, जबकि श्रृंगार रस में कोमलता और सौंदर्य की अधिक अभिव्यक्ति देखी जाती है। पद्माकर ने नायिका भेद, प्रकृति वर्णन और राजाओं के शौर्य का सजीव चित्रण किया है। उनके काव्य में शब्द चमत्कार और वर्णन कौशल का विशेष महत्व है। उन्होंने अपने समय की राजाश्री काव्य परंपरा को एक नया आयाम दिया। उनके काव्य शिल्प में कल्पनाशीलता, गोयता और सौंदर्य का अद्भुत संयोजन है, जो हिंदी साहित्य को समृद्ध करता है। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 10 का ख है, सूर द्वारा चित्रित स्वच्छंद प्रेम। उत्तर है भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास ने अपनी रचनाओं में प्रेम के अनेक रूपों को चित्रित किया है, जिनमें सबसे विशिष्ट है कृष्ण और गोपियों के मध्य स्वच्छंद प्रेम। यह प्रेम किसी बंधन या शर्तों में बंधा नहीं, बल्कि मुक्त और आत्मिक है। सूरदास की रचनाओं में गोपियों का कृष्ण के प्रति अनुराग निष्कपट, निर्मल और निर्बाध रूप में अभिव्यक्त होता है। गोपियाँ सांसारिक मर्यादाओं की परवाह किए बिना कृष्णा से प्रेम करती है। उनके लिए यह प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। शूर के पदों में कृष्ण के प्रति गोपियों की व्याकुलता, विरह और संयोग का अद्भुत चित्रण मिलता है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके विरह में तड़प उठती हैं, किंतु उनका प्रेम कभी भी छीन नहीं होता। यह किसी स्वार्थ या लौकिक उद्देश्य से रहित है। सूरदास ने इसे भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में चित्रित किया है, जहाँ प्रेमी और प्रियतम के बीच कोई दीवार नहीं रहती। यह प्रेम आत्मा की वह पुकार है जो ईश्वर तक पहुँचने के लिए समर्पण और त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। इसके साथ ही इस प्रश्न के उत्तर के साथ MSD 1 के सारे प्रश्न का उत्तर का जो ये श्रृंखला है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। मैंने MSD 1 का सारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको करा दिया है। अब हम चलेंगे अगले MSD 5 की तरफ। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। और इसके अलावा आपका कोई सुझाव, आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लेकर आते हैं। इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप उसका भी राय हमें दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसके साथ ही इस श्रृंखला को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।